अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे मास स्पेक्ट्रोमीट्री को। तो सबसे पहले हमें बेटे मास स्पेक्ट्रोमीट्री की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होता है बेटे? मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो है ये हमारे पास एक एनालिटिकल मेथड है जिसको हम लोग यूज करके क्या करते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, क्या होते हैं बेटे, एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एग्जैक्ट मासेस, उनके क्या मालूम करते हैं बेटे, एग्जैक्ट मासेस मालूम करते हैं जब डिफरेंट एसोटोप्स हो। क्या होता है बेटे? उसकी जब डिफरेंट एसोटोप्स होते हैं तो उसके एग्जैक्ट मासेस को मुहैया कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये किसने पेश किया है? सबसे पहले बेटे मास स्पेक्ट्रो हमारे पास पेश किया था एस्ट्रोन, एक साइंटिस्ट था जिसने कहा था बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद के ऊपर। तो हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करते हैं वो यूज करते हैं डिवेस्टर्स के। डिवेस्टर्स के अंदर हमारे पास ये होता है एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में मौजूद हो, सॉलिड स्टेट के अंदर। क्या हो बेटे? कोई चीज सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद हो। तो अब हमारे पास बेटे एनुअल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है राइट डाउन द मास स्पेक्ट्रोमीटर वर्किंग, यानी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का वर्किंग लिख दें। अब वर्किंग के अंदर क्या चीज आ जाता है बेटे? इसका एक तो डायग्राम आ जाता है, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखें बेटे इसके डायग्राम को। डायग्राम के अंदर बेटे सबसे पहले आ जाता है हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, सैंपल को एंटर कर दिया जाता है। जब सैंपल को एंटर कर दिया जाता है तो सैंपल को एंटर करने के फौरन बाद इसको हमारे पास क्या किया जाता है बेटे, सैंपल को एंटर करने के बाद उसको वेपोराइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर उसको क्या कहते हैं बेटे? वेपोराइज किया जाता है। वेपोराइजेशन चैम्बर यहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ पे ये एक हीट फिलामेंट है। क्या चीज है बेटे? हीट फिलामेंट मौजूद होता है। अब जैसे आप लोग के घरों के अंदर बल्ब लगे हुए होते हैं तो आजकल तो एनर्जी सेवर्स का दौर आ गया है। तो इससे पहले आप लोग के पास इनके जो येलो कलर्स के बल्ब मौजूद होते थे वो आप लोग के पास 60 वाट्स या 100 वाट के मौजूद होते थे। तो उसके अंदर क्या होता था बेटे? इसी तरह इनके तार दो वायरें मौजूद होती थी जिसको कहा जाता था, इनके टंगस्टन की बनी होती थी, फिलामेंट बनी हुई थी। तो यहाँ पे हीट फिलामेंट मौजूद होती है जिसको हीट टेम्परेचर बर्दाश्त करने की ज्यादा सलाहियत होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को हीट अप करके क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं। वो आयोनाइजेशन आयोनाइज हो जाता है यानी कि। और अब हमारे पास जब आयोनाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास बेटे आयोनाइज होके वो पॉजिटिव आयंस बना देते हैं। क्या कर देते हैं बेटे? पॉजिटिव आयंस बना देते हैं। जब वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या काम होता है, वो हमारे पास जो आयंस बन जाते हैं पॉजिटिव आयंस, वो क्या कर देते हैं बेटे? नेगेटिव आयंस की तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद यहां से वो होते हुए बेटे यहाँ पे आ जाता है एक्सीलरेटिंग ग्राइंड। एक्सीलरेटिंग ग्राइंड क्या होते हैं बेटे? हमारे पास ये परफोरेटेड ग्राइंड होते हैं, स्लिट्स होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसके अंदर इनकी होल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं। इन होल्स में से हमारे पास की पॉजिटिव रेस किस चीज के, यानी कि जो आयंस बने होते हैं वो मास ओवर चार्ज रेशियो की बुनियाद के ऊपर यहाँ से पास हो जाते हैं। तो यहाँ से जब पास हो जाते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी यानी कि जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? कम होती है। उसको क्या किया जाता है बेटे? बढ़ा दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है बेटे? बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद वो क्या आ जाता है बेटे? मैग्नेटिक एनालाइजर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनके पहुंच जाते हैं। वहां से क्या कर देते हैं बेटे? उनकी मैग्नेटिक फील्ड उनको अट्रैक्ट करता है तो उनको सर्कुलर पाथ के अंदर, किस चीज के अंदर ला देता है बेटे? सर्कुलर पाथ के अंदर वो आ जाते हैं। जब वो सर्कुलर पाथ के अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद वो फौरन किस चीज के ऊपर आ जाते हैं? इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर आ जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रोमीटर से गुजर के कहां पे आ जाते हैं बेटे? हमारे पास मौजूद होते हैं रिकॉर्डर। रिकॉर्डर के ऊपर यहाँ पे उनके आ जाती है रिलेटिव अबंडेंस दिख जाते हैं। रिकॉर्डर के ऊपर जब आ जाते हैं तो रिकॉर्डर के ऊपर इस फॉर्म के अंदर वो आ जाते हैं जिसका मास ओवर चार्ज रेशियो, यानी कि जिसका मास कम होता है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको, यानी कि वो हमारे पास रिकॉर्डर के करीब ही गिरता है। जिसका मास ज्यादा होता है वो उससे दूर गिर जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सैंपल यूज किया है नियॉन गैस को। तो वो सबसे पहले क्या होता है बेटे? 20 होता है, उसका मास 20 है तो वो उसके करीब ही गिरेगा रिकॉर्डर के। सेकंड है 21, थर्ड है 22। तो 22 सबसे लास्ट के अंदर गिरेगा और जो 21 होगा वो बिल्कुल सेंटर के अंदर गिर जाता है। अब आ जाते हैं बेटे इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर। एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले आ जाता है बेटे हमारे पास आ जाता है वेपोराइजेशन चैम्बर। हमारे पास सब्सटेंस जो होता है जिस सैंपल को ले रहे हैं उसको क्या करेंगे बेटे? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। जब वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फिर आ जाता है आयनाइजेशन चैम्बर। क्या आता है बेटे? आयनाइजेशन चैम्बर, जिसको आयनाइज कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं बेटे? आयनाइज कर देते हैं, जो कि पॉजिटिव आयंस जिसके अंदर बन जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे हमारे पास एक्सेलरेटिंग चैम्बर। एक्सेलरेटिंग चैम्बर के अंदर ये जो पॉजिटिव आयंस बन रहे होते हैं ये मास ओवर चार्ज रेशियो के लिहाज से, इनके m ओवर e के लिहाज से, m और e के लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेटे एक्सेलरेटिंग चैम्बर, यानी कि ये जो एंड्स मौजूद होते हैं, क्योंकि इनके हमारे पास जो वेपर प्रेशर जब बना रहे होते हैं तो इनकी जो प्रेशर होते हैं कम होते हैं, 10⁻⁻⁶ से लेकर -7 टार तक। तो इनकी एक्सेलरेटिंग चैम्बर के अंदर लाने की वजह ये होती है कि इनकी वेलोसिटी को क्या कर देते हैं बेटे इंक्रीज कर देते हैं, इतने वोल्ट से 500 से लेकर 2000 पोटेंशियल से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक चैम्बर। मैग्नेटिक चैम्बर के अंदर ये होता है मास टू चार्ज रेशियो किस चीज के बराबर होता है, h² r² 2e। अब इसके अंदर h² यानी कि h किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटे मैग्नेटिक फील्ड को, h किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटे मैग्नेटिक फील्ड को, और e किस चीज को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो वो हमारे पास सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो r किस चीज को शो करता है बेटे रेडियस को, r किस चीज को शो करता है रेडियस को। अब मास और चार्ज रेशियो, मास और चार्ज रेशियो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मास और चार्ज रेशियो किस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किस चीज के बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो उसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमीटर। क्या आता है बेटे इलेक्ट्रोमीटर। अब इलेक्ट्रोमीटर का क्या फंक्शन होता है बेटे, इलेक्ट्रोमीटर के अंदर हमारे पास जब बीम्स आ जाते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स की फॉर्म में आयंस की बीम्स पैदा हो जाते हैं, तो उससे क्या मालूम हो जाता है बेटे रिलेटिव अबंडेंस। उसकी क्या मालूम हो जाता है बेटे रिलेटिव अबंडेंस। उसके बाद आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर हमारे पास क्या पैदा कर देता है बेटे, जनरेट करता है करंट को। उस करंट को क्या कर देते हैं बेटे हमारे पास आगे रिकॉर्डर के अंदर इनके सेव कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिससे फर्दर क्या कर देते हैं बेटे उसके ग्राफ्स को हासिल करते हैं। ग्राफ के अंदर बेटे पीक्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बेटे पीक्स। नंबर ऑफ पीक्स जितने बनेंगे तो वो हमारे पास उस एलिमेंट के उतने ही एसोटोप होते हैं, नंबर ऑफ पीक्स उसके उतने बनेंगे। और हमारे पास वहां पे रिलेटिव अबंडेंस भी शो कर दी जाती है, उसकी कितनी परसेंटेज है एक एसोटोप का, और उसके बाद उसके बेटे मास को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके यानी कि जिस एलिमेंट का जितना मास होता है उसका उतना ही रिलेटिव अबंडेंस को भी जाहिर किया जाता है। तो उसके बाद आ जाते हैं बेटे डिटेक्टर। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कंपैरिजन आ जाता है विद कार्बन 12, यानी कि हमारे पास इसी मेथड्स को इस्तेमाल किया गया किस चीज के ऊपर बेटे कार्बन के सैंपल्स को, क्योंकि कार्बन के भी 3 एसोटोप्स होते हैं, कार्बन 6 12 होता है, कार्बन 6 13 होता है, कार्बन 6 14 होता है। तो इसको वहां पे भी क्या कर दिया गया बेटे यूज किया गया है। तो अब यहाँ पे एक बात सुनने में मिलता है कि आयंस कैसे जनरेट हो रहे थे, क्योंकि बेटे हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब बॉम्बार्डमेंट करते हैं वेपोराइज सैंपल के ऊपर, किस चीज के ऊपर बेटे वेपोराइज सैंपल्स के ऊपर, तो जब उसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट कर देते हैं तो उससे वो उसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको क्या कर देते हैं बेटे नॉक आउट कर देते हैं, यानी कि वैलेंस शेल वाले उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जिससे क्या बन जाते हैं बेटे पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। पीछे आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास बेटे आयंस फॉर्मेशन के अंदर यानी कि जब क्या कर देते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो उससे क्या बन जाते हैं बेटे आयंस जनरेट हो सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है बेटे हमारे पास मास स्पेक्ट्रम। क्या आता है बेटे मास स्पेक्ट्रम। अब मास स्पेक्ट्रम के अंदर बेटे हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर किस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है मास नंबर को, और वाई एक्सिस के ऊपर किस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटे रिलेटिव अबंडेंस को। तो हमारे पास आ जाते हैं बेटे मास स्पेक्ट्रम की जब ग्राफ बना दिया जाता है तो इसके अंदर अब नियॉन 20 है और 21 और 22, अब इनकी परसेंटेज भी रिप्रेजेंट किया गया है, इनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी मौजूद है। ये यानी कि हमारे पास नियॉन की क्या होते हैं बेटे 3 एसोटोप्स हैं, नियॉन 1020, नियॉन 1021, नियॉन 1022। तो नियॉन की जब 3 एसोटोप्स होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पीक्स भी बेटे कितने मिलते हैं 3 पीक्स मिलेंगे। तो अब उसके अंदर जो फर्स्ट पीक होगा जिसका मास कम होता है, यानी कि अब मास हमारे पास नियॉन 20 है जिसका मास सबसे इनके कम है, नियॉन 20 की रिलेटिव अबंडेंस क्या है बेटे सबसे ज्यादा है, तो इसकी पीक क्या होगी सबसे ज्यादा हाई होगी। और उसके बाद इसकी है 90.92%। उसके बाद आता है नियॉन 21 का क्या है 0.25%, यानी कि 0.25% होता है। उसके बाद आता है नियॉन 22, इसका पीक यानी कि नियॉन 21 से हाई होता है क्योंकि इसकी रिलेटिव अबंडेंस के अंदर भी परसेंटेज क्या है बेटे ज्यादा है 8.82% है जिसको इस्तेमाल करते हैं।
तो अब आपको ये पता होना चाहिए इस टेक्निक का जो बेसिकली प्रिंसिपल होता है, इसका प्रिंसिपल ये होता है बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, वेपोराइज करते हैं, फिर उसको आयनाइज करते हैं, फिर उसके अंदर फिर उसको सेपरेट करते हैं मास ओवर चार्ज रेशियो के लिहाज से। यानी कि ये इस टेक्निक का क्या होता है बेटे, प्रिंसिपल है, बुनियादी असूल है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होते हैं दूसरे मेथड जो होते हैं, मॉडर्न मेथड जिनको यूज करते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं गैसियस डिफ्यूजन आ जाता है बेटे, थर्मल डिफ्यूजन आ जाता है, डिस्टिलेशन आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाता है, उसके बाद लेजर सेपरेशन आ जाता है और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज आ जाता है। यानी कि ये जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को भी मालूम कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इससे आगे। अल्लाह हाफिज। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।